बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे शेयर कैपिटल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखिए, हमने अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करना है कि एक कंपनी जो है वो अपना सरमाया किस तरह से इकट्ठा करती है। देखिए, कंपनी जब भी तश्कील पाती है तो आप लोगों को पता है कंपनी की मुख्तलिफ़ स्टेजेस होती हैं उसके मोरज़ वजूद में आने के लिए। प्रमोशन स्टेज पहली होती है, दूसरी इनकॉर्पोरेशन स्टेज होती है और तीसरी होती है रेजिंग ऑफ कैपिटल। उस स्टेज में हमने ये मतलब स्टडी करना होता है कि कंपनी जो है वो अपना सरमाया किस तरह से इकट्ठा करती है। तो हमारा मेन फोकस इसी पे होगा, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको स्टडी करना होगा। तो एक कंपनी जो है उस के लिए उसके कैपिटल के लिए बहुत सारी टर्म्स यूज़ होती हैं जो कि मुख्तलिफ़ मीनिंग्स रखती हैं। सबसे पहला होता है जी ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब ये वो मैक्सिमम कैपिटल होता है जिससे कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, यानी एक कंपनी का जो कैपिटल है वो मैक्सिमम ऑथोराइज्ड कैपिटल जितना हो सकता है, इससे ज़्यादा कंपनी कैपिटल इकट्ठा नहीं कर सकती। यानी ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा कंपनी का सरमाया नहीं हो सकता और ये बाकायदा रजिस्टर्ड होता है। कंपनी इसको आसानी से चेंज भी नहीं कर सकती। अगर कहीं नेक्स्ट स्टेज पे जाके कंपनी को इसे चेंज करना पड़ता है तो फिर कंपनी अपने कंपनीज़ एक्ट 2017 के तहत पाकिस्तान में इसको चेंज कर सकती है, लेकिन आफ्टर लीगल प्रोसेस। तो एक मतलब कानूनी प्रोसेस से गुज़रने के बाद उसको चेंज किया जा सकता है। तो ऑथोराइज कैपिटल कंपनी का वो मैक्सिमम कैपिटल होता है जिसके साथ कंपनी रजिस्टर्ड होती है। इस ऑथोराइज कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। और आपको पता है कि कंपनी का जितना भी कैपिटल होता है उसको बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है जिनको शेयर का नाम दिया जाता है। अब कंपनी का जितना मैक्सिमम कैपिटल होगा उसको जितने शेयर्स में तकसीम किया जाएगा उसको मतलब एक शेयर की वैल्यू कहेंगे और वो जो एक शेयर की वैल्यू होगी उसे पार वैल्यू का नाम दिया जाता है। इसको हम बाद में भी देख लेते हैं। उसके बाद दूसरा है जी आपके पास इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो कंपनी ने पब्लिक को ऑफ़र की होती है कि आप इतना कैपिटल ख़रीद सकते हैं या इतनी वैल्यू के शेयर्स ख़रीद सकते हैं। यानी इशूड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल का हिस्सा है जो कंपनी लोगों को ऑफ़र करती है कि आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और कंपनी में सरमायाकारी कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है जी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का वो हिस्सा होता है जो लोगों ने जिसके लिए सब्सक्रिप्शन दी होती है या लोगों ने जिसके लिए दरख्वास्तें दी होती हैं। अब होता क्या है कि जब कंपनी लोगों को ऑफ़र देती है सब्सक्रिप्शन के लिए इशूड कैपिटल की, तो कंपनी एक बैंक को मुंतखब करती है और लोगों ने उस बैंक में दरख्वास्तें जमा करवानी होती हैं। एक ख़ास डेट तक मैंने कंपनी डेट भी साथ में बताती है कि फ़लाँ डेट तक फ़लाँ कंपनी के शेयर जो हैं वो बिक रहे हैं। अखबारों में या दूसरे मीडिया के ज़रिए वो लोगों को इतलात देते हैं, उनके इश्तिहारात चलते हैं और लोग अपनी दरख्वास्तें जमा करवाते रहते हैं। तो उस बैंक में जो दरख्वास्तें जमा होती हैं टोटल, उसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल का नाम दिया जाता है। अब जहाँ पे कंपनी ने जितने शेयर्स ऑफ़र किए होते हैं यानी इशूड कैपिटल जो होता है उसमें 3 कंडीशंस हो सकती हैं कि कंपनी ने जितने शेयर्स ऑफ़र किए लोगों ने एग्जैक्टली उतनी ही दरख्वास्तें जमा करवाईं। दूसरी क्या हो सकती है? दूसरी ये है कि कंपनी ने लोगों को जितनी शेयर्स ऑफ़र किए उससे ज़्यादा उन्होंने दरख्वास्तें जमा करवाईं। अगर इशूड कैपिटल थोड़ा होगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल ज़्यादा होगा, तो उस जितना सब्सक्राइब कैपिटल ज़्यादा होगा उसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहेंगे। यानी लोगों ने कंपनी को जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा दरख्वास्तें जमा करवाई या कैपिटल सब्सक्राइब किया। और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होगा? तीसरी कंडीशन ये होगी इसमें कि कंपनी जो है उसने लोगों को जितने शेयर्स ऑफ़र किए थे लोगों ने उससे कम दरख्वास्तें जमा करवाई हैं, उसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो उसमें ये होता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए जितने लोगों ने ज़्यादा दरख्वास्तें जमा करवाई होती हैं उनको कंपनी शेयर्स इशू नहीं करती बल्कि उनकी रकम रिफ़ंड कर दी जाती है। अंडर सब्सक्रिप्शन में या जितनी हमने ऑफ़र की होती है और उतनी दरख्वास्तें आई होती हैं तो फिर उन सारे लोगों को शेयर्स जो हैं वो जारी
जारी कर दिए जाते हैं। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए लोगों को पैसे रिफ़ंड किए जाएंगे जितने लोगों ने एक्स्ट्रा दरख्वास्तें दी होंगी। वो उसके लिए हम कोई क्राइटेरिया मेंशन करेंगे कि किस तरह से उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है और उनको वापस जो अमाउंट होगी वो रिफ़ंड करनी होगी। उसके बाद पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होता है कि जो दरख्वास्तें लोगों ने दी, जब वो दरख्वास्तें दे रहे होते हैं तो कन्फर्म नहीं होता कि हमने उनको शेयर्स देने हैं या नहीं देने, लेकिन बाद में जब डिसाइड होता है कि किन किन लोगों को हमने शेयर्स इशू करने हैं तो उनकी रकम ऑलरेडी हमारे पास आई हुई होती है। तो जिन लोगों को हम शेयर्स जारी करते हैं उसको एक्चुअली पेड अप कैपिटल का नाम दिया जाता है। अब पहले इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल थोड़ा डिफरेंट होता था, लेकिन आजकल जो रूल चल रहा है उसमें ये है जी कि हम जितने भी शेयर्स जारी करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा रकम जो है सब्सक्राइब कैपिटल में वो तो हम उनको वापस कर देते हैं, तो इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल जो है वो ऑलमोस्ट आजकल कंपनीज़ का सेम ही रहता है। इसको अब इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, यानी अमाउंट इनकी सेम होती है, कंसेप्ट इनके डिफरेंट होते हैं। उसके बाद जी एक अहम टर्म है इस चैप्टर में जो इस्तेमाल होगी हमारी, वो है फेस वैल्यू या पार वैल्यू ऑफ अ शेयर, कि एक शेयर की फेस वैल्यू या पार वैल्यू कितनी होती है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि एक कंपनी जो है उसका रजिस्टर्ड कैपिटल जो है वो फ़िक्स होता है और उस रजिस्टर्ड कैपिटल को मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसको शेयर, हिस्से या हिस्सा कहा जाता है और मजमूई तौर पर उनको शेयर्स या हिस्से बोलते हैं। तो कंपनी के सरमाए को जब तकसीम किया जाता है मुख्तलिफ शेयर्स में तो उसकी शेयर्स की तादाद आ जाती है। अब उसमें कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को एक ही डिनोमिनेशन में रखती है, यानी एक ही वैल्यू होती है उसकी कि वो 50 रुपए के शेयर्स रखना चाहती है, 10 रुपए के रखना चाहती है या 100 रुपए के रखना चाहती है। तो जो उस शेयर के ऊपर, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो कंपनी का शेयर होगा उसके ऊपर लिखी हुई वैल्यू होती है, उसको फेस वैल्यू या पार वैल्यू का नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 शेयर्स हैं, 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास 5000 शेयर्स हैं और 100 रुपए का एक शेयर है, तो कंपनी का जो टोटल सरमाया वो बन रहा है वो है 5 लाख और उस शेयर की जो पार वैल्यू या फेस वैल्यू है वो है ₹100, यानी हर शेयर कंपनी का जो है वो 100 रुपए का है, उसके ऊपर लिखी हुई वैल्यू जो है वो 100 रुपए है। तो एक जो प्रिंटेड वैल्यू होगी किसी भी शेयर की, लिखी हुई जो वैल्यू होगी उसको पार वैल्यू या फेस वैल्यू का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कंपनी जो शेयर्स इशू करती है उसके लिए मुख्तलिफ़ कंडीशंस होती हैं, कि कंपनी जब लोगों को ऑफ़र करती है कि आपने हमारे शेयर्स ख़रीदने हैं तो वो कंपनी के बिज़नेस को देखते हुए या उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए कंपनी जो है वो शेयर्स इशू कर सकती है। किसके ऊपर? एट पार पहली कंडीशन होगी, एट प्रीमियम दूसरी होगी और एट डिस्काउंट तीसरी होगी जी। एट पार पे क्या है कि हम 100 रुपये वाला शेयर 100 रुपये में ही लोगों को इशू कर रहे हैं, यानी एक ऐसा शेयर जिसके ऊपर 100 रुपये वैल्यू है उसको हम 100 रुपये वसूल करके लोगों को जारी करेंगे, यानी प्रिंटेड वैल्यू जो है उसी पे ही हम लोगों को इशू कर रहे हैं जी। प्रीमियम में क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो लिखी हुई वैल्यू होती है, प्रिंटेड वैल्यू या फेस वैल्यू होती है, उससे ज़्यादा पे शेयर इशू किया जाता है, यानी एक 100 रुपये का शेयर जो है उसको हम मोर देन 100 पे इशू कर रहे हैं, यानी पार वैल्यू उसकी 100 है लेकिन हम उसको इशू कर रहे हैं मोर देन 100 पे, यानी लोगों को 100 रुपये वाला शेयर के लिए 100 से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये का शेयर है और कंपनी उसे 110 पे इशू कर रही है, तो ये ऊपर वाले जो 10 रुपये एक्स्ट्रा कंपनी वसूल कर रही है ये प्रीमियम के तौर पे कंपनी वसूल कर रही होगी और ये कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है। एट डिस्काउंट तीसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर कंपनी को लगता है उनकी हालात जो कमज़ोर हैं वो कैपिटल सही तरह से इकट्ठा नहीं कर सकते तो फिर कंपनी बाज़-औक़ात डिस्काउंट पे भी शेयर्स इशू करती है। इसमें क्या होता है कि 100 रुपये वाला शेयर 100 रुपये से कम पे बेचा जाता है, जैसे 100 रुपये वाला शेयर जो है वो 90 रुपये पे दे रहे हैं, तो यहाँ पे 10 रुपये जो है वो कंपनी डिस्काउंट दे रही है अपने मतलब जो लोग इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हर 100 रुपये वाले शेयर के लिए लोगों को 90 रुपये बैंक में डिपॉज़िट करवाना पड़ेंगे। तो हमारे पास 3 तरह की कंडीशंस होती हैं शेयर्स को इशू करने के लिए। हम पार पे इशू कर सकते हैं, जितने का है यानी प्रिंटेड वैल्यू का है उसी पे हम इशू करेंगे। प्रीमियम में ये होगा कि जितनी फेस वैल्यू उसकी है उससे ज़्यादा पे इशू किया जाता है, और जो डिस्काउंट होती है उसमें क्या होता है कि हम लिखी हुई वैल्यू से कम पे शेयर्स इशू कर रहे होते हैं।
नेक्स्ट क्या है जी, इंपॉर्टेंट चीज़ है जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए, इशूड प्राइस ऑफ अ शेयर, कि हम एक शेयर की इशूड प्राइस किस तरह से फाइंड करते हैं। देखिए ऊपर हमने अभी डिस्कस किया है कि हमारे पास जो शेयर्स होते हैं उसको हम पार वैल्यू पे इशू करते हैं, प्रीमियम पे इशू करते हैं या डिस्काउंट पे इशू करते हैं। तो इशूड प्राइस फाइंड करने के लिए हम पार वैल्यू में प्रीमियम को जमा करते हैं या फिर पार वैल्यू से डिस्काउंट को माइनस करते हैं, क्योंकि अगर पार वैल्यू पे इशू किया जा रहा है शेयर तो फिर तो 100 वाला 100 पे इशू किया जाता है, यानी उसमें इशूड प्राइस वही होगी जो उसकी फेस वैल्यू होती है। लेकिन अगर हम शेयर प्रीमियम या डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो फिर हमें उनकी इशूड प्राइस जो है वो फाइंड करना पड़ती है। तो इशूड प्राइस कैसे फाइंड होती है, हम पार वैल्यू में प्रीमियम को ऐड करते हैं और अगर डिस्काउंट पे इशू हो रहे होंगे तो फिर हम पार वैल्यू में से डिस्काउंट को माइनस करते हैं। अब प्रीमियम या डिस्काउंट अगर आपको परसेंटेज में दिया गया होता है और आमतौर पे आपको परसेंटेज में ही दिया गया होता है, तो जो प्रीमियम या डिस्काउंट हमने फाइंड करना होता है उसके लिए हम पार वैल्यू पे ही उस रेट को लागू करते हैं, चार्ज करते हैं और हम डिस्काउंट फाइंड करते हैं। जैसे प्रीमियम या डिस्काउंट फाइंड करने के लिए अगर प्रीमियम पे होगा तो हम सिर्फ प्रीमियम लिखेंगे, डिस्काउंट पे होगा तो हम सिर्फ डिस्काउंट लिखेंगे, और इनको फाइंड करने का तरीका ये होगा कि हम पार वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करके 100 पे तकसीम करेंगे, क्योंकि रेट जो है वो हमें परसेंटेज में दिया गया होता है। तो ये हमारे पास प्रीमियम या डिस्काउंट आ जाएगा, और हम इशूड प्राइस में लेने के लिए अगर प्रीमियम होगा तो पार वैल्यू में प्रीमियम ऐड करेंगे और डिस्काउंट को पार वैल्यू से माइनस करेंगे तो हमारे पास इशूड प्राइस आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इफ़ अ पार वैल्यू इज़ इक्वल टू 100, रेट ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट इज़ 10%, देन तो हम क्या करेंगे, प्रीमियम या डिस्काउंट फाइंड करने के लिए देखें यहाँ पे पार वैल्यू 100 है, रेट 10% है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 10% करेंगे, हमारे पास 10 आ जाएगा। और यहाँ पे पार वैल्यू हमने 100 ली हुई है तो प्रीमियम होगा तो 100 प्लस 10 हो जाएगा 110, और अगर डिस्काउंट होगा तो 100 माइनस 10 90 हो जाएगा। यानी यहाँ पे इशूड प्राइस हमारे पास प्रीमियम की सूरत में अगर 10% प्रीमियम होगा तो 110 हो जाएगी, और डिस्काउंट की सूरत में जो इशूड प्राइस होगी वो हमारे पास 90 हो जाएगी 100 माइनस 10 की सूरत में। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है जी। उसके बाद हमारे पास पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं जिनको हमने शेयर्स इशू करने होते हैं। पार्टीज़ टू होम शेयर्स आर इशूड, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ होती हैं यहाँ पे जिनको हमने शेयर्स इशू किए करने होते हैं। पहली पार्टी है जनरल पब्लिक अगेंस्ट कैश। अब जनरल पब्लिक आम आवाम होते हैं और ये सबसे बड़े इन्वेस्टर होते हैं कंपनी के, सबसे ज़्यादा कैपिटल इन्हीं से इकट्ठा होता है, तो इनको हमने जो शेयर्स इशू करने होते हैं वो अगेंस्ट कैश करने होते हैं, कि इन्होंने कैश जमा करवाना होता है और इनको कंपनी जो है वो शेयर्स इशू करती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे डायरेक्टर्स होते हैं। कंपनी के जो डायरेक्टर्स इलेक्ट होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो एक ख़ास लिमिट में शेयर्स ख़रीदें, तो वो भी कैश देते हैं कंपनी को और उस कंपनी के शेयर्स ख़रीदते हैं। उसके बाद प्रमोटर्स जो कंपनी का इब्तदाई काम करते हैं, जिनको बानियान कंपनी भी कहा जाता है, जो कंपनी की फार्मेशन करते हैं, तो उन्होंने जो शुरू में एक्सपेंसेस किए होते हैं, प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस जिनको कहा जाता है, यानी कंपनी की तश्कील के जो अखराजात होते हैं उनके इवज़ अगर उनको शेयर जारी किए जाते हैं तो वो प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस की इवज़ उनको शेयर जारी किए जाते हैं। चौथी पार्टी होती है यहाँ पे वेंडर्स। वेंडर अगेंस्ट एसेट, कि कंपनी ने जो नई कंपनी बनी है उन्होंने किसी वेंडर से मुराद जो एसेट्स सेल करते हैं, यानी कोई ऐसी कंपनी जो इस बनी हुई कंपनी को अपने कोई एसेट सेल करती है। तो क्योंकि कंपनी के पास अभी शुरू में बनी है, उसके पास पैसे तो होते नहीं हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, जिनसे उन्होंने कोई एसेट ख़रीदा है, प्लांट ख़रीदा है या बिल्डिंग या लैंड ख़रीदी है, तो उनको एसेट्स के एवज़ शेयर्स इशू कर देते हैं। उसके बाद अंडर राइटर्स होते हैं एक लोग, कि अगर कंपनी को ये ख़तरा होता है कि आम लोग उनके शेयर्स नहीं ख़रीदेंगे तो वो कुछ पार्टी से, ब्रोकर से मतलब एक अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं कि अगर कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को ना ख़रीद सकी तो अंडर राइटर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि हम आपके शेयर्स ख़रीद लेंगे और उसके एवज़ उनको कमीशन भी मिलती है। अब अगर जनरल पब्लिक शेयर कंपनी के ख़रीद ले तो फिर तो बात ख़त्म हो जाती है। अगर जनरल पब्लिक शेयर ना ख़रीदे तो जितने शेयर आम आवाम नहीं ख़रीदेगी वो अंडर राइटर्स को ख़रीदने पड़ेंगे एज़ पर एग्रीमेंट, लेकिन उसके लिए इन्होंने उससे कंपनी को कैश पे करना होता है।